हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? माय नेम इज शिवांगी मित्तल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव रिकॉर्डेड एनी वीडियो फॉर यूट्यूब। शायद मैं प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी, पता नहीं, बट आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्लैब रेट्स जो कि एप्लीकेबल हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 अलॉन्ग विद द स्लैब रेट्स विच इज एप्लीकेबल फॉर 25-26। उसके साथ के साथ लास्ट ईयर ना हमारा एक बजट आया था जुलाई 2024, जिसमें कैपिटल गेन के रेट्स में चेंजेस किए गए थे, उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग में भी चेंजेस किए गए थे। एंड आई एम श्योर जैसे ही अभी बजट आए 1 फरवरी को, आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख रहे होंगे अपनी स्टेटस अपडेट्स पे, बहुत सारे कोड्स और मे बी स्टेटस के लिंक्स आप लोग रिसीव कर रहे होंगे। बट एट द सेम टाइम डू यू नो कि 31 मार्च 2025 हमारे पास ओनली 1.5 मंथ्स लेफ्ट है अपनी टैक्स प्लानिंग करने। तो व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि क्यों ना एक फुल फ्लेज वीडियो बनाई जाए कि इस साल के लिए मींस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो अभी खत्म ही होने वाला है 1.5 मंथ्स में, क्या क्या मेरे पास टैक्स रेट्स अब एप्लीकेबल हैं, कहाँ कहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या किस तरीके से मैं अपने टैक्स प्लानिंग कर सकता हूँ। अलॉन्ग विद डैट कैपिटल गेन के क्या क्या चेंजेस हमारे पास हैं, उसका एक जस्ट एक शॉर्ट एंड क्विक ओवरव्यू हम लोग इस वीडियो के थ्रू लेंगे। एट द सेम टाइम जो भी बजट में चेंजेस आए हैं उसको भी हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। So let's start. I hope I'm sure definitely you are going to like this video. So चलिए शुरू करते हैं। So flow of discussion is very simple for this video. हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इंडिविजुअल के लिए अलॉन्ग विद डैट कि करंट ईयर में क्या चल रहा है उनके लिए। तो नेक्स्ट ईयर के चक्कर में हम इस साल को तो नहीं भूलेंगे बिकॉज अभी भी 1.5 मंथ्स लेफ्ट है, राइट। तो इस साल की टैक्स प्लानिंग भी करनी है तो करंट ईयर का भी लेते हुए चलेंगे और नेक्स्ट ईयर का भी। अलॉन्ग विद डैट एक हम ओवरव्यू लेंगे कैपिटल गेन का, क्योंकि कैपिटल गेन में डेफिनेटली चेंजेस हैं। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 क्या क्या टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं, किस किस में इंडेक्सेशन बेनिफिट लगेगा, किस किस में नहीं लगेगा, ये सब जो है इस वीडियो का पार्ट होगा। नाउ अगर मैं बात करूं चेंजेस मेड फॉर इंडिविजुअल असेसीज कि अगर मैं एक इंडिविजुअल हूं, कौन, मैं सैलरीड एम्प्लॉय हो सकता हूं, मेरी बिजनेस इनकम हो सकती है, मैं एक फ्रीलांसर हो सकता हूं, मैं शेयर ट्रेडिंग कर सकता हूं, मैं अदर सोर्स का कोई इनकम कर सकता हूं, मैं कैपिटल गेन रेंटल इनकम कुछ भी कर सकता हूं, राइट। सो एट द सेम टाइम अगर मैं एक इंडिविजुअल असेसी हूँ, आप चाहे कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से अपनी इनकम को अर्न कर सकते हैं, तो मेरे लिए कौन सा स्लैब रेट एप्लीकेबल। चलिए बात करते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो 24-25 में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आप एज एन इंडिविजुअल जो इस साल का है, आप एज एन इंडिविजुअल ओल्ड टैक्स रजीम में जाना चाहेंगे या न्यू टैक्स रजीम में। अगर आप ओल्ड टैक्स रजीम में जाना चाहते हैं तो उसका स्लैब रेट क्या होगा। उसका स्लैब रेट सिंपल सा है, जैसे पहले था वही है, कोई चेंजेस नहीं किए गए इस बजट में भी। उसका स्लैब रेट है कि अगर आप एक इंडिविजुअल है जिसकी एज लेस देन 60 ईयर्स है, आप रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकते हैं, तो अप टू 2.5 लाख 0% ऑफ टैक्स, 2.5 to 5 lakhs 5% of tax, 5 to 10 lakhs 20% of tax and above 10 lakhs it is 30%। हाउएवर अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, जिनकी एज 60 या उससे ज़्यादा होती है और वो रेजिडेंट होते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अगर आपकी इनकम अप टू 3 लैक्स है तो 0% ऑफ टैक्स, 3 to 5 lakhs 5% ऑफ टैक्स, 5 to 10 lakhs 20% ऑफ टैक्स एंड above 10 lakhs it is 30% ऑफ टैक्स। व्हाट अबाउट द सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, जो रेजिडेंट है और जिनकी एज 80 या उससे ज़्यादा है, तो अप टू 5 lakhs 0% ऑफ टैक्स, 5 to 10 20% ऑफ टैक्स एंड above 10 it is 30%। दिस ओल्ड टैक्स regime इज एप्लीकेबल फॉर ऑलमोस्ट एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब जिसको अगर ये क्लेम करना है वो कर सकते हैं। हाउएवर ये जो क्लेम करने का तरीका है ना कि कौन किसके लिए बेटर है, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपना जो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, LIC, PF में कितना जा रहा है, HRA में कितना जा रहा है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग आप लोग डोनेशन भी कर रहे हो, राइट। बट एट द सेम टाइम डोनेशन के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी वीडियो के एंड में, तो बने रहिएगा। अगर आप कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जो डोनेशन जैसी चीज़ों को देख रहे हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग एनी टाइप ऑफ डोनेशन, चाहे वो पॉलिटिकल डोनेशन हो, चाहे वो चैरिटेबल ट्रस्ट की कोई डोनेशन हो, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल वाइल मेकिंग एनी डोनेशन एटलीस्ट फॉर दिस ईयर। ओके, नाउ अगर मैं बात करूँ कि टैक्स रेट्स तो हमारे हो गए, स्लैब रेट्स हमने देख लिए, सरचार्ज भी तो लगता है। तो जो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर है बट अप टू 1 करोड़ है, उनको 10% का सरचार्ज। सरचार्ज इज बेसिकली माई टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर दोबारा से टैक्स लगेगा। तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% ऑफ टैक्स, जितना टैक्स कैलकुलेट करा उस पर 10% हम कैलकुलेट कर देंगे। 1 to 2 करोड़ पे 15% ऑफ टैक्स, 2 to 5 करोड़ पे 25%, 5 to 10 करोड़ पे 37%,
बेसिकली एक्सीडिंग 5 करोड़ इट इज़ 37% ओनली। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसकी इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर भी आती है, तो इन दैट केस आपका जो सरचार्ज रेट होगा फॉर द इनकम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 15%। ठीक है। नाउ रिबेट के बारे में बात करें तो क्या ओल्ड टैक्स रेजिम में रिबेट अवेलेबल है? द आंसर इज यस। वो जो रिबेट है वो आपकी तब अवेलेबल है जब आपकी इनकम अप टू 5 लाख रुपीज, और अगर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल, सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए है, नॉन रेजिडेंट के लिए कोई रिबेट नहीं है, तो अगर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो अमाउंट ऑफ रिबेट इज 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। तो इसमें से जो भी कमाएगा वो हमारी रिबेट में मिल जाएगा। तो डैट मीन्स आपने सुना होगा, न्यूज़ चैनल पे भी देखा होगा कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहे ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो दिस इज योर 5 लाख रुपीज़ की जहाँ पे आपको रिबेट मिल जाता है एंड दैट इज द रीज़न कोई टैक्स नहीं लगता। बट एट द सेम टाइम वो स्टेटमेंट सम हाउ इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर आपकी लॉटरी इनकम या अलग इनकम है जिसमें आपका 30% ऑफ टैक्स लगता है तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो 5 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगता है एंड देन यू कैन क्लेम द रिबेट एज वेल, सेक्शन 87A। अब बात आती है दिस ईयर की न्यू टैक्स रजीम, जिसके लिए सब लोग देख रहे हैं कि हाँ हमें हमारे लिए न्यू टैक्स रजीम इज़ बेटर इन मोस्ट ऑफ द केस। बट आप जो 12 लाख रुपए की बात कर रहे हैं ना, वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है, मतलब 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगी वो लिमिट। तो 31 मार्च 2025 के लिए तो मेरी पुरानी लिमिट ही एप्लीकेबल है। ये स्लैब आया था हमारा जुलाई 2024 के बजट में, दैट मीन्स फाइनेंस एक्ट 2024 जो मेरा फाइनल बजट था। जब इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हमारा जो फाइनल बजट आया था वो ये है। सो इस साल के लिए अगर आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या अपना स्लैब रेट लेके चल रहे हैं। So this is the slab rate which is applicable for the current year. Up to 3 lakhs there is no tax, 3 to 7 lakhs it is 5% of tax, 7 lakh to 10 lakh it is 10% of tax, 10 to 12 it is 15%, 12 to 15 20% and above 50 it is 30%। अब आते हैं ये 12 लाख वाले पे कि आखिर ये है क्या। सो नेक्स्ट ईयर के लिए जब भी आप अपनी टैक्स प्लानिंग करें और अगर आप एक ऐसी एसएससी हैं जिसकी इनकम ही 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट कोई टैक्स प्लानिंग की भी एज ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपको सिर्फ सैलरी नहीं देखनी है, आपको बाकी इनकम भी देखनी है अपनी, राइट। सो अगर नेक्स्ट ईयर के बारे में बात करें, दिस इज द अमेंडमेंट जो कि हम सब लोग देख ही रहे हैं, दिस इज द प्रपोज, दीज आर द प्रपोज चेंजेस। सो अप टू 4 लाख 0% ऑफ टैक्स, 4 लाख टू 8 लाख it is 5% of tax, 8 lakh 1 to 12 lakh it is 10% of tax, 12 lakh to 16 lakh it is 15% of tax, 16 lakh to 20 lakh it is 20% of tax, 20 to 24 it is 25% and above 24 it is 30%। ये स्लैब है। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये स्लैब तो है, ये याद कैसे रखेंगे। तो कहना इससे जब आप देखोगे हर स्लैब का डिफरेंस है 4 लाख रुपीज़ का। सो इट्स वेरी सिंपल टू से विद एवरी इंक्रीमेंट ऑफ 4 लाख रुपीज़ देयर इज टैक्स इंक्रीमेंट ऑफ 5%। जैसे ही मेरी 4 लाख रुपए से इनकम बढ़ती है मेरा टैक्स का इंक्रीमेंट हो जाता है 5% से अप टू 30%। मतलब कि आप 4 लाख के गैप में आप अपना टैक्स रेट बढ़ाते जाओ 5% से। इट्स वेरी सिंपल। सो विद एवरी इंक्रीमेंट ऑफ 4 लाख रुपीज देयर इज टैक्स इंक्रीमेंट ऑफ 5% up to 30%. Yes, I hope it is clear to every one of you. So these are the proposed changes which have been announced in this budget. Now बात करते हैं रिबेट के बारे में। सॉरी, रिबेट से पहले हम लोग बात करते हैं सरचार्ज के बारे में। सो सरचार्ज, जब मैं न्यू टैक्स रजीम के बारे में बात करती हूँ तो ओल्ड टैक्स रजीम में तो सरचार्ज आपको मिलता है मैक्सिमम 37%, बट जब हम न्यू टैक्स रजीम के बारे में बात करते हैं तो सरचार्ज हमारा है मैक्सिमम 25%। सो अगर आपकी इनकम 50 लाख टू 1 करोड़ है, इन दैट केस योर सरचार्ज रेट इज 10%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ योर सरचार्ज रेट इज 15% एंड अबव 2 करोड़ इट इज 25%। एंड अगेन वन मोर टाइम, अगर आपकी इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है आपकी इनकम में तो उसका जो सरचार्ज रेट है वो आपको 15% तक रिस्ट्रिक्ट करना है। तो डैट मीन्स मैं इसको इन शॉर्ट शब्दों में भी बोल सकती हूँ कि अगर आपकी कोई स्पेशल रेट ऑफ इनकम है तो आप स्पेशली लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वाली कैपिटल गेन वाली तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए 15। इट्स वेरी सिंपल। नाउ बात करते हैं रिबेट की। एंड ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू द रिबेट वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है या रिबेट का जो भी हमारा सेक्शन दिया गया है, इट्स वेरी डिफरेंट।
3 साल से 3 बार स्लैब रेट चेंज हो चुके हैं। सो हर साल का अलग-अलग स्लैब रेट है। 22-23 में कुछ था, 23-24 में कुछ और था, 24-25 में कुछ और है और 25-26 में कुछ और होगा। बट आई होप एंड आई एम श्योर कि ये जो अभी आएगा चेंजेस, दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल वन। नाउ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, मतलब अगर मैं करंट ईयर के बारे में बात करूँ, तो उस केस में मेरा जो रिबेट है अंडर सेक्शन 87A इज अवेलेबल व्हेन माय इनकम इज अप टू 7 लाख। तो दैट मीन्स जो लोग ये सोच रहे हैं कि मुझे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना इस साल भी, तो प्लीज़ आप रेडी हो जाइए, बिकॉज 7 लाख के ऊपर आपका टैक्स बनता है एंड यू हैव टू पे दीज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ये जो 12 लाख है ना, ये तो अगले साल से है, इस साल के लिए तो सिर्फ 7 लाख रुपए है। तो यू हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर बढ़ती है देन यू हैव टू पे द टैक्सेस। ऑब्वियसली देर आर सम कैलकुलेशंस टू इट, जो हम थोड़ा बहुत एक बार रिव्यू करेंगे, बट एट द सेम टाइम यू शुड कैलकुलेट योर टैक्सेस। सो बिवेयर हो जाइए, आई मीन रेडी रहिए कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जा रही है तो प्लीज़ आप अपने आप को एक बार टैक्स प्लानिंग कर लीजिए, बिकॉज यू ओनली हैव 1.5 मंथ्स लेफ्ट फॉर योर टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट इज योर फॉर इनकम एक्सीडिंग 7 लाख रुपीज। ऐसे लोग जिनकी इनकम 7 लाख से बस थोड़ी सी ही ऊपर है, ठीक है, इन दैट केस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिबेट विच वी विल सी इन दिस वीडियो इटसेल्फ। नाउ अगले साल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगले साल भी तो रिबेट अवेलेबल है अंडर सेक्शन 87A। बट दिस रिबेट का जो लिमिट है ना, क्योंकि देखो 12 लाख तक तो कोई इनकम नहीं है, तो रिबेट भी मुझे 12 लाख तक ही मिलेगी, राइट। सो 12 लाख तक अगर मेरी इनकम एक्सीड नहीं करती है देन द रिबेट इज अवेलेबल टिल 12 लाख रुपीज। नाउ अगर 12 लाख से बस थोड़ी सी ही ऊपर होती है, मतलब मार्जिन के ऊपर मेरी इनकम जा रही है, थोड़ा सा ही मार्जिन है, तो in that case again the concept of marginal rebate is there, but this 12 lakh does not include for a special rate, the special rates of income, ठीक है। तो ये जो रिबेट है स्पेशल रेट्स ऑफ इनकम के केस में हमें नहीं मिलेगी। ये मेरा प्रपोज चेंजेस है फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये मेरे प्रपोज चेंजेस हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। मैं इनको प्रपोज चेंजेस क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज ये जो बिल आया, अभी ये एक्ट बनेगा जब इस पर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, ठीक है, और जनरली ये समवेयर मिड मार्च के आसपास होता है, जल्दी भी हो सकता है बट जनरली समवेयर मिड मार्च के आसपास होता है। तब जाके जब ये एक्ट बन जाएगी ना, तब हम इसको फुल फ्लैश बोलेंगे कि हाँ चेंजेस तो हुए हैं, ठीक है। नाउ अब इस साल के बारे में बात करें तो इस साल में अगर मेरी इनकम 7 लाख से एक्सीड नहीं करती है, अगर मेरी इनकम 7 लाख से नीचे है, तो मैं रिबेट क्लेम कर सकता हूँ। और रिबेट का अमाउंट क्या होगा, 100% ऑफ इनकम टैक्स और 25,000 विच एवर इज लेस। रिबेट का अमाउंट क्या होगा, 100% ऑफ इनकम टैक्स और 25,000 विच एवर इज लेस। एंड ट्रस्ट मी, जब ये सेक्शन आया था, आई मीन स्लैब रेट में चेंजेस हुआ, आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग फॉर रिबेट अंडर सेक्शन 87A का। मैंने सोचा कि उसमें भी चेंजेस आए होंगे, बट समहाउ आई रियलाइज कि उन्होंने 87A के अंदर चेंजेस नहीं किए, क्योंकि 7 लाख तक मेरा जो करंट स्लैब रेट है उसके ऊपर जो मेरा टैक्स बनता है वो बनता है 20,000 रुपीज़। 7 लाख तक जो मेरा करंट स्लैब रेट है उसके हिसाब से मेरा जो टैक्स बनता है 20,000 का। सो कायदे से तो जुलाई 2024 के बजट में उनको इसमें भी रिबेट में भी चेंजेस करने चाहिए थे, बट उन्होंने नहीं किए, विच इज़ गुड, कोई बात नहीं, हमें एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। अगर हमारे पास दूसरी इनकम है, से 30% वाली एक्सेट्रा, और इनकम ज़्यादा है, तो वी कुड क्लेम द रिबेट। बट अगर मेरी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है, तो उस केस में मेरे पास मार्जिनल रिबेट का भी ऑप्शन है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो 7 लाख तक तो मुझे रिबेट मिल गई, मैंने कोई टैक्स पे नहीं किया। अगर मेरी इनकम 7,10,000 आती है, तो 7,10,000 पे मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है 21,000। अब देखो ये तो गलत है ना कि 10,000 की मेरी इनकम बढ़ी, मेरी इनकम तो सिर्फ 10,000 से बढ़ी, बट टैक्स बढ़ गया 21,000 से। ये तो गलत है कि इनकम 10,000 से बढ़ी बट टैक्स बढ़ गया 21,000 से। तो 11,000 रुपये का मेरे को रिबेट तो मिलना चाहिए। जितनी इनकम बढ़ी है उतना ही मेरे से टैक्स ले लो। इससे अच्छा तो मैं 10,000 रुपये कम कमा लेता, तो एटलीस्ट टैक्स तो कम देना पड़ता। बट जस्ट बिकॉज मैं 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, आप मुझ पर इतना ज़्यादा हार्श हो रहे हो कि आप मुझे बोलो कि तुमने 10,000 ज़्यादा कमाए तो मुझे 21,000 दो। दिस इज़ द हार्श रियलिटी। तो वो ओल्ड टैक्स रजीम में हम लोग नहीं दे, डिपार्टमेंट हमें नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, चलो मार्जिनल रिबेट हम आपको न्यू टैक्स रजीम में देते हैं, विच इज़ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। आई वुड से कि अगर आपका 10,000 से इनकम बढ़ रहा है तो आपका टैक्स भी 10,000 ही होगा, 21,000 नहीं पे करोगे।
अगर आपका टैक्स जैसे 7,20,000 के ऊपर बात करें तो आपका टैक्स बनता है 22,000 रुपये। तो अगर मेरा टैक्स 22,000 रुपये का है तो डैट मीन्स मेरी इनकम बढ़ी 20,000 से। इनकम कैसे बढ़ी 20,000 से? 7,20,000 में से -7 लाख किया तो 20,000 ही तो बढ़ी, राइट। उस 20,000 पे मेरा टैक्स बनता है 22,000। ये भी तो गलत है, मेरी इनकम कम है, मेरा टैक्स ज़्यादा है। सो डैट मीन्स 2,000 का मुझे रिबेट मिल जाएगा। जितनी इनकम बढ़ी उतना ही मेरा जो है टैक्स हम लोग जितनी इनकम बढ़ी उतना ही मेरा जो टैक्स है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पे करेंगे। नेक्स्ट आता है इस साल का नेक्स्ट ईयर का रिबेट। रिबेट व्हेन योर इनकम इज एक्सीडिंग 12 लाख रुपीज। नाउ अगर इस साल के रिबेट के बारे में बात करें, इफ माई इनकम इज एक्सीडिंग 12 लाख रुपीज, इन दैट केस जो रिबेट अमाउंट है अगर लेस देन 12 लाख रुपीज है तो रिबेट का जो अमाउंट है वो है 100% ऑफ टैक्स और 60,000 विच एवर इज लेस। नाउ अगर मेरी इनकम 12 लाख से एक्सीड करती है तो बहुत सारे आप लोग लिंक्डइन पे या कहीं पे भी स्टेटस देख रहे होंगे कि हमें इतना सारा टैक्स पे करना है 12 लाख से ऊपर होने पे। बट एट द सेम टाइम इफ यू डू द कैलकुलेशंस अगेन द मार्जिनल रिबेट कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर दिस टाइप ऑफ इनकम एज वेल व्हेन योर इनकम इज एक्सीडिंग 12 लाख रुपीज। नाउ इन दिस सिनेरियो इफ योर इनकम इज से 12 लाख रुपीज देन ऑब्वियसली मेरा जो टैक्स आएगा वो करंट स्लैब जो मेरा 4/8 वाला जो स्लैब है ना उसके हिसाब से 60,000 का आएगा और 60,000 का ही रिबेट मुझे अवेलेबल है। सो इन दैट केस मेरा इनकम 12 लाख तक है। मैं इसमें स्पेशल रेट ऑफ इनकम का एग्जाम्पल नहीं लिया है, ठीक है। सो मेरा जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 0 हो गया। नाउ इफ माई इनकम इज 12,10,000 रुपीज देन ऑब्वियसली 12,10,000 पे जब आप वो नया वाला स्लैब लगाएंगे 4/8/16 वाला तो उस केस में आप देखेंगे कि 61,500 आपका जो है टैक्स आएगा। अब देखो ये तो गलत है ना कि मेरी इनकम यहाँ पे बढ़ी 10,000 से, 12 लाख से 12-10 हो गई तो 10,000 से बढ़ी। पर जब मैं टैक्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो मेरा टैक्स बनता है 61,500। ये तो बहुत हार्डशिप है किसी भी एसएससी के साथ एंड दैट इज द रीजन द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस दिस मार्जिनल रिबेट कॉन्सेप्ट अगेन वन मोर टाइम। सो अकॉर्डिंगली जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी इनकम सिर्फ 10,000 से बढ़ी है तो टैक्स को भी मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा सिर्फ 10,000 रुपये से, विच इज ओके फॉर मी कि 10,000 बढ़ी तो 10,000 ही मैं टैक्स पे कर रहा हूँ। एटलीस्ट 51,500 का मुझे यहाँ पे रिबेट मिल जाता है विच इज कॉल्ड एज द मार्जिनल रिबेट। एंड सेम वे मैंने लास्ट 1258 पे भी करके देखा। 1258 पे मेरा टैक्स बनता है 68,700 एंड दिस 68,700 अब आप देखें कि मेरी इनकम यहाँ पे 58,000 से बढ़ी। 12,58,000 माइनस 12 लाख मेरी इनकम सिर्फ 58,000 से बढ़ी। पर जब मैं टैक्स के बारे में बात करता हूँ तो वो टैक्स पड़ता है मेरा 68,700। ये तो गलत है, अगेन हार्डशिप है मेरे साथ। मैं ज़्यादा टैक्स नहीं पे कर सकता, जितनी इनकम बढ़ी है मुझे उतना ही टैक्स पे करवा लो, डैट इज़ क्वाइट ओके फॉर मी एंड दैट इज़ द रीज़न इफ़ यू सी दिस। तो मैंने यहाँ पे रिबेट क्लेम करा 10,700 का एंड मैंने अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया टिल 58,000 ओनली। सो दिस इज द मार्जिनल रिबेट कॉन्सेप्ट। तो डोंट वरी अगर आपकी इनकम 12,10 है, 12,50 है या 12,58 है, आपकी इनकम उतनी तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी जितनी तक की आपकी इनकम एक्स्ट्रा हुई है, आप उसमें एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करोगे। नाउ अगर हम बात करते हैं एक छोटा सा एग्जांपल का कि देखते हैं कि अब ये जो नया साल है हमारा नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है उस केस में हमारा न्यू टैक्स रिजीम बेटर है या ओल्ड टैक्स रिजीम। एंड लेट मी टेल यू कि अभी न्यू इनकम टैक्स बिल भी आएगा। आई थिंक जहाँ तक है ओल्ड टैक्स रिजीम ये आपका एबोलिश ही होने वाला है। तो जो भी एसएससीज ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम में सेविंग हो जाती थी एंड ऑल ये सब है, सो गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेविंग्स, यू योर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन रिटायरमेंट एंड फॉर योर ओन सेविंग्स, राइट। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू इन्वेस्ट, आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट करो बट यू शुड बी हैप्पी कि क्योंकि जो टैक्स सेविंग स्कीम्स होती हैं वहाँ पे कई बार आपका इंटरेस्ट रेट्स और आई वुड से द रेट ऑफ रिटर्न इज़ नॉट दैट मच, इतना अच्छा नहीं होता। बट अगेन अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करेंगे जैसे म्यूचुअल फंड्स में और बेटर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोग ज़्यादा रिटर्न कमा पाएंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है एक इंडिविजुअल का जिसकी सैलरी है 18 लाख रुपए पर एनम की एंड उसने इंटरेस्ट ऑन होम लोन मैंने मैक्सिमम डिडक्शन ली है 2 लाख की, 1,50,000 इज दी एटीसी सीरीज एनपीएस मेडिकल इंश्योरेंस। मैंने यहाँ पे वो डोनेशन वोनेशन नहीं लिया है जो आप लोग शायद करा लेते होंगे, ठीक है। प्लीज़ मुझे गलत सेंस में मत लीजिएगा बट आई एम जस्ट कवरिंग ईच एंड एवरी एसएससी। तो जो नहीं कराते वेल एंड गुड, जो कराते हैं तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, उसे अच्छे से सोच समझ के
तब जाके प्रोसीड कीजिए उस टाइप की ट्रांजेक्शन को। तो न्यू टैक्स regime में दिस इज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 ओनली, मतलब नेक्स्ट ईयर में। तो हम स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो मेरी टैक्सेबल इनकम है जैसे 18 लाख रुपए की, उसमें मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है मुझे 75,000। So when we talk about the new tax regime, the standard deduction which is available to me is 75,000 rupees. And that is the reason if you reduce 75,000 from 18 lakh rupees, my taxable income is 17 lakh 25,000. Now, if I apply the tax slabs which is जो हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है, तो उसके हिसाब से मेरा जो टैक्स बनता है वो है 145 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस विच इज़ एट द रेट ऑफ 4%। तो उसको ऐड करने पे मेरा जो फाइनल टैक्स आता है फॉर दिस ईयर, फॉर द नेक्स्ट ईयर बेसिक, फॉर द year 25-26 is 150,800. What about the old tax regime? For the old tax regime, my taxable income, see, this is my income, this is my standard deduction. So for the old tax regime, my standard deduction is 50K. तो जो सैलरी में से मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है ना, जो रिड्यूस होता है, वो 50,000 होता है ओल्ड टैक्स regime में, 75,000 होता है मेरा न्यू टैक्स regime में। 2 लाख रुपीज इज द होम लोन अमाउंट, मैंने जैसे यहाँ पे माइनस किया, ATC इज 1.5 लाख, NPS इज 50K एंड मेडिकल इंश्योरेंस इज 25,000। मैक्सिमम डिडक्शन ली और मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई 13,25,000 रुपये। मैंने फिर से इस पे टैक्स कैलकुलेट करा और इस पे टैक्स कैलकुलेट करने के बाद एज पर दिस स्लैब रेट्स ये आता है 2,18,400। तो आपको पता है यहाँ पे ओल्ड टैक्स regime में मेरा टैक्स बनता है 218,400 एंड यहाँ पे मेरा न्यू टैक्स regime में टैक्स बनता है 158। डू यू नो आपने कितना सेव करा इस नए स्लैब रेट के हिसाब से? आपने सेव करा 67,600 विच इज अप्रोक्सीमेटली 31% आपने टैक्स सेव किया फ्रॉम द ओल्ड टैक्स regime इन कंपैरिजन टू द ओल्ड टैक्स। क्वाइट गुड मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव। नाउ अब बात आती है इस साल की। ये तो आपने नेक्स्ट ईयर का बता दिया, ये तो नेक्स्ट ईयर के लिए एप्लीकेबल है। व्हाट अबाउट दिस ईयर 24-25, बिकॉज वी हैव ओनली 1.5 मंथ्स लेफ्ट फॉर द टैक्स प्लानिंग। सी, क्योंकि इस साल का मेरा जो स्लैब रेट है ऑब्वियसली इट इज़ अप टू 7 लाख रुपीज़ अंडर न्यू टैक्स regime। तो अगर आप एक ऐसे एसएससी हैं जिसकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, ठीक है, तब तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट इस इनकम में सिर्फ सैलरी नहीं देखनी कि आप बोलो मेरी तो सैलरी ही 650 है, बाकी इनकम भी तो देखो, कैपिटल गेन और अदर सोर्स वाली। वो सब चेक करने के बाद अगर आप पूरे श्योर हो कि 7 लाख रुपए तक ही मेरी इनकम है, तो बिंदास आप न्यू टैक्स regime में जाएंगे, आपको कोई टैक्स प्लानिंग की भी एसेट ज़रूरत नहीं है। बट जो एसेसिस जानते हैं कि मेरी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर हुई है, मेरा कैपिटल गेन भी हुआ है, मैं फ्यूचर ऑप्शन में भी डील करता हूँ, हो सकता है मुझे कोई प्रॉफिट हुआ हो सकता है मुझे कोई लॉस हुआ हो, मेरा रेंटल इनकम आ रही है, मेरा अदर सोर्स का कोई फ्रीलांसिंग का इनकम आ रही है, मेरे फ्रेंड ने मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए, XYZ कुछ भी रीज़न हो सकता है। इफ़ योर इनकम इज एक्सीडिंग 7 लाख रुपीज़, देन इन दैट सिनेरियो प्लीज़ आप टैक्स प्लानिंग कीजिए। हर इंडिविजुअल का एक डिफरेंट टैक्स प्लानिंग होता है, तो आई कैन नॉट जस्ट एक शॉर्ट उसको नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है आप ये कर लो आपका ये हो जाएगा। बट क्योंकि न्यू टैक्स regime में हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ज़्यादा क्या, ऑलमोस्ट एक NPS ही दिखता है घूम फिर के, वो भी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन वाला। बाकी एज सच नहीं है ज़्यादा डिडक्शंस उसके अंदर। सो आप प्लीज़ अपना टैक्स प्लानिंग पे फोकस कीजिए इफ़ योर इनकम इज़ अंडर 7 लाख रुपीज़ फॉर दिस ईयर, बिकॉज ओनली 31 मार्च 2025 का ही आपके पास टाइम है, ठीक है। और लेट मी टेल यू, मार्च एंड में टैक्स प्लानिंग नहीं होती है, जो भी टैक्स प्लानिंग होगी वो तो इस महीने ही होगी, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं NPS कंट्रीब्यूशन की, तो ये जो NPS कंट्रीब्यूशन है ना, नेशनल पेंशन स्कीम में बहुत सारे लोग असेसीज जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें एक आपकी NPS वत्सल्य स्कीम भी होती है, ये होती है आपके बच्चों के लिए। तो सपोज करो आपके बच्चे हैं और आपने ये बोला कि बेटा तू पैदा अभी हुआ है, तेरा रिटायरमेंट मैं ही करा के रहूँगा, ठीक है। सो एज ए पेरेंट और गार्जियन, इफ यू आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन टू दिस NPS वत्सल्य स्कीम विच इज एप्लीकेबल फॉर योर ओन किड और मे बी इफ यू आर अ गार्जियन ऑफ एनी child, then in that case you can claim the deduction now. तो NPS वत्सल्य स्कीम के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू द लिमिट ऑफ 50,000 रुपीज। इसके साथ और भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आई हैं विड्रॉल से रिलेटेड, विच आई एम नॉट कवरिंग फॉर दिस वीडियो बिकॉज अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी बन जाएगी। सो अगेन रिपीटिंग द सेम, 80CCD में जो आप NPS के कंट्रीब्यूशन करते थे, तो वो कंट्रीब्यूशन अब आप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, उनकी रिटायरमेंट का भी प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर उनकी रिटायरमेंट के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो वो मैक्सिमम आपको 50,000 रुपीज़ तक की डिडक्शन मिल जाएगी।
नाउ बात आती है हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी में ये बोला गया है कि आपका जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है ना, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक आप रख सकते हो, जिस पे आपको कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता। तो अगर आप 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकते हो, तो उसमें पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि भई देखो, अगर सेकंड प्रॉपर्टी है, एक में तो आप रह रहे हो और एक सेकंड प्रॉपर्टी है, तो वो से ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट है या बिज़नेस और प्रोफेशन के लिए है, किसी भी रीज़न की वजह से, ये 2-3 रीज़न गिवन थे कि अगर आपका है, तो आप उसको कंसिडर कर पाओगे। नाउ ये बोलता है कि एक में तो आप रह रहे हो, दैट इज़ ओके, एंड सेकंड प्रॉपर्टी अगर आपको कंसिडर करनी है, तो किसी भी रीज़न, कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न ले लो, आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कंसिडर कर लो। बिकॉज़ ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए भी ये मुश्किल था ना, इस चीज़ को डिफाइन करना कि भाई ये एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ है या बिज़नेस और प्रोफेशन है, उसको एक्सक्लूड करना। तो उन्होंने एक सिंपल सा स्टेप लिया कि भाई देखो, सेकंड प्रॉपर्टी है, किसी को भी ले लो, एसओपी मान लो। अब बात आती है अपडेटेड रिटर्न के बारे में। अब देखो, अपडेटेड रिटर्न सिर्फ़ आपको दिख रहा होगा कि एक रिटर्न है 2 साल से ऊपर, अ, अब हो गया उसका 4 साल। सो दैट मीन्स, जैसे हमारा, अगर मैं इसको बात करूँ, फाइनेंशियल ईयर 23-24 था, इसकी रिटर्न ऑब्वियसली ड्यू डेट इंडिविजुअल के केस में बारे बात करें तो 31 जुलाई 2024 थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम वो रिवाइज़ या फाइल कर सकते थे 31 दिसंबर 2024 तक। नाउ अगर आपने यहाँ तक फाइल कर ली तो ठीक है, इसके बाद आप क्या फाइल कर सकते हो, इसके बाद आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो अपडेटेड रिटर्न में क्या होता है, आपको कोई रिफंड या आपको कोई लॉस वगैरह अलाउड नहीं होता, आपको टैक्स पे करना पड़ता है और उस टैक्स के ऊपर आपको कुछ एडिशनल टैक्स भी देना पड़ता है, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूँ, जैसे पहले के प्रोविजंस के हिसाब से, पहले के प्रोविजन क्या कहते थे कि इसका असेसमेंट ईयर खत्म होगा 31 मार्च 2025 तक। तो ये बोलता था कि इसका जो अपडेटेड रिटर्न है वो हम फाइल कर पाएंगे 31 मार्च 2027 तक। ना उन्होंने ये लिमिट बढ़ा के कर दी है 31 मार्च 2029, ठीक है, उन्होंने ये लिमिट बढ़ा के कर दी है 31 मार्च 2029। सो दैट मीन्स यू कैन फाइल योर अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2029 तक, मतलब 4 साल का आपका पीरियड हो गया इंस्टीड ऑफ 2 ईयर्स। अब इसमें ऑल्दो ये आपको बहुत सिंपल सा लगा होगा कि 2 साल को बढ़ा के 4 साल कर दिया, बट इसमें एक और चीज़ है। एक वीडीए की हमारी डेफिनेशन थी वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसको भी उन्होंने अमेंड कर दिया है। उसके अंदर उन्होंने क्रिप्टो करेंसीज को इंक्लूड कर दिया है। सो लेट मी टेल यू, दोज इंडिविजुअल्स जिन्होंने कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा बिटकॉइन बिटकॉइन चल रहा था ना, जिसमें आपने ट्रेडिंग करी होगी, सो ये मेरा सजेशन है कि अगर आपने वो इनकम डिस्क्लोज नहीं करी है अभी तक, तो प्लीज़ फाइल योर अपडेटेड रिटर्न विद दिस एडिशनल टैक्स। अदरवाइज अदरवाइज इफ़ यू रिसीव द नोटिस, देन वो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। बिकॉज उन्होंने वीडीए की जो डेफिनेशन चेंज करी है, उसके साथ असेसमेंट अनडिस्क्लोज इनकम की डेफिनेशन में भी या उससे रिलेटेड सेक्शंस में भी कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किया है, विच इज़ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2025 ओनली। मतलब 1 फेब 2025 से ही उन्होंने वीडीए की डेफिनेशन, वीडीए इज वर्चुअल डिजिटल असेट, में हमारे क्रिप्टो करेंसीज बिटकॉइंस आते हैं, उसमें उन्होंने वो इंक्लूड कर दिया है और उसके साथ असेसमेंट का भी चेंज कर दिया है। सो इट इज़ सजेस्टेड कि अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पर बिटकॉइंस वगैरह में ट्रेडिंग करी थी और उसको डिफाइन या बेसिकली मेंशन नहीं करा, देखो छोटी मोटी है तो इग्नोर कर सकते हो, बट अगर से बहुत ही बड़ी, मैं जैसे कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने करोर्स में भी अर्न करा है उस टाइम पे, तो इन दैट केस प्लीज़ आप उस पर फोकस कीजिए एंड ट्राई टू फाइल योर रिवाइज रिटर्न, आई मीन द अपडेटेड रिटर्न विद एडिशनल टैक्सेस। आई थिंक इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। ओके, एनीवेज, नाउ अब हम बढ़ते हैं, कुछ चेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल है और इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है। क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाह रही थी एंड आई एम श्योर अभी भी बहुत ज़्यादा ही हो गई होगी, बट एट द सेम टाइम कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारी रेंटल इनकम और फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। बहुत सारे जो आई हैव सीन मैनी स्टेटस अपडेट्स, चाहे वो लिंक्डइन पे हो, चाहे वो लाइक व्हाट्सएप पे हो, सब लोग यहाँ पे रेंटल इनकम बोला है। इनफैक्ट निर्मला सीतारमन जी ने भी यही बोला था कि 6 लाख रुपए तक आपका कोई रेंट पे टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ वी रेफर टू द फाइनेंस बिल, it is simply saying that till 50,000, it is 50,000 rupees per month or part of the month. It is 50,000 per month or part of the month. So that means 6 लाख रुपए का कोई लिमिट गिवन नहीं है। सो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसने से 1 लाख रुपए पर मंथ का किसी को रेंट पे किया या आप रिसीव कर रहे हो, लेट्स से कंपनी के बारे में बात करते हैं,
अगर एक कंपनी 1 लाख रुपए पर मंथ का रेंट पे कर रही है, से 4 महीने के लिए ही पे किया तो 4 लाख रुपए हुए। इस पे भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। दिस सेक्शन इज सिंपली सेइंग 50,000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इट इज़ नॉट सेइंग कि 6 लाख रुपए का कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है। सो इफ यू आर समवन हु इज लाइक बेसिकली रेफरिंग और आई वुड से ट्रस्टिंग ऑल दी status updates, then please go back to this finance bill 2025 and then check the status updates को check ना करके आप उसको source को check कीजिए and source is saying something different, so please एक बार चेक कीजिए। इट इज़ 50,000 रुपीज़ पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, और जो भी टीडीएस में चेंजेस आए हैं दिस इज एप्लीकेबल बैक डेटेड, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हुआ है उनमें। दैट मीन्स दीज चेंजेस आर एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एज वेल। ओके, these are the retrospective changes applicable from financial year 24-25. नाउ अगर मैं बात करूँ फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, जैसे अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मुझे तो प्रोफेशनल फीस ही मिलती है, ठीक है। तो मेरा जो थ्रेशोल्ड है, अगर मुझे कोई कंपनी पेमेंट कर रही है, सो दैट वाज 30,000 रुपीज। नाउ वो थ्रेशोल्ड बढ़कर हो चुका है 50,000 रुपीज। So until and unless I am receiving any amount above 50,000 rupees, then the company is going to deduct TDS for me. Otherwise, if it is within the limit of 50,000, then there's no requirement of TDS deduction in my case. It's quite good move because थोड़ा सा TDS बच जाएगा, तो in hand थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। Yes. Now अगर हम बात करते हैं कैपिटल की, and I'm sure this is going to be quite good अंडरस्टैंडिंग होगा आपको इस कैपिटल गेन से, इस ओवरव्यू से। लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ अगर मैं कैपिटल गेन टैक्सेशन के बारे में बात करूँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस, ट्रस्ट मी। अगर मैं इन स्लाइड्स के बारे में 2 स्लाइड्स बनाई हैं कैपिटल गेन, और अगर मैं अपनी भी बात करूँ, मुझे मोर देन आई थिंक 4 to 5 आवर्स लगे हैं 2 स्लाइड्स बनाने में, बिकॉज सो मच इन्फॉर्मेशन, एंड कई बार समझ में नहीं आ रहा कि एक स्लाइड ऐसे बनाई, फिर दूसरी स्लाइड ऐसे बनाई, फिर पूरा गड़बड़ कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा बनाई, फिर दोबारा बनाई। तो लॉट्स ऑफ लाइक permutations and permutations and combinations have been applied, and after that ये slide मैंने बनाई है। So I hope this is going to be definitely useful for all of you. Now अगर मैं कैपिटल गेन टैक्सेशन के बारे में बात करूँ, तो एक डेट ली गई 23 जुलाई 2024 को बजट आया था, तो उस डेट में उन्होंने बोला कि बिफोर 23 जुलाई 2020 डिफरेंट सिनेरियो होगा, एंड दिस इज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 एक डिफरेंट सिनेरियो। देखो स्लाइड बनाई, उसमें भी मैं ऑन और आफ्टर लिखना, ठीक है। एनीवेज, या सो नाउ अगर मैं बात करती हूँ 23 जुलाई 2024 से पहले मेरा शॉर्ट टर्म क्या था और मेरा लॉन्ग टर्म क्या था, ठीक है। सो 3 असेट कैटेगरीज थी, लेट्स से असेट कैटेगरी ए, असेट कैटेगरी बी एंड असेट कैटेगरी सी। सो अगर मैं कोई सिक्योरिटीज में डील करती थी अदर देन यूनिट्स विच आर लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और मे बी यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड, देन दैट केस शॉर्ट टर्म इज टू बी कंसिडर्ड व्हेन, जब मेरा, अगर वो हम बेसिकली जैसे लिस्टेड शेयर्स के बारे में बात करें, बहुत ही सीधे शब्दों में बात करते हैं कि अगर मैं लिस्टेड शेयर्स के बारे में बात करूं और अगर वो मैंने होल्ड कर रखे हैं 12 महीने तक, 12 महीने मतलब 1 साल इंक्लूड है उस, ठीक है, लाइक 365th डे इज इंक्लूडेड। ओके, नाउ इन दैट केस तो वो मेरा शॉर्ट टर्म कहलाता था, उसके ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म कहलाता। व्हाट अबाउट अनलिस्टेड शेयर्स? देखो अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर ना शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी भी आते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपनी जैसे कंपनीज हैं जैसे जो फॉरेन अपनी पेरेंट एंटिटी के शेयर्स देती है। जैसे एक कंपनी लेते हैं एडोब, एडोब ने अपने एम्प्लॉयज़ को एडोब आईएनसी के शेयर्स दिए, ठीक है, बाहर की कंपनी के शेयर्स दिए। अब आप सोचेंगे वो तो लिस्टेड है, वो लिस्टेड है बाहर, इंडिया में नहीं है, तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, सो दीज आर माय अनलिस्टेड शेयर। तो इवन इफ सम शेयर्स आर लिस्टेड outside India, but if I have received those shares, these shares are unlisted for me because it is not listed in the recognized stock exchange in India, क्योंकि वो recognized stock exchange in India में listed नहीं है, so these are my unlisted shares, even if they are listed outside India, it does not matter. तो अनलिस्टेड शेयर्स के लिए और मे बी लैंड और बिल्डिंग और बोथ के लिए हमें देखना है कि क्या मैंने 24 मंथ्स तक उसको होल्ड किया है। सो इफ माई पीरियड ऑफ होल्डिंग इज अप टू 24 मंथ्स, देन इन दैट केस इट इज़ माई शॉर्ट टर्म, अदरवाइज इफ इट इज़ मोर देन 24 मंथ्स देन इट इज़ माई। एंड अगर मैं बात करूँ अदर कैपिटल असेट्स की, उस केस में हम 36 मंथ्स का एक पीरियड ऑफ होल्डिंग लेके चलते थे, लेस देन 36 मंथ्स शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इज मोर देन 36 मंथ्स। बट अगर मैं बात करूं आफ्टर
तो आफ्टर तो पूरा सीन ही चेंज कर दिया। इन्होंने क्या बोला, सिक्योरिटी अदर देन यूनिट को उन्होंने कर दिया स्ट्राइक ऑफ, को हटा दिया। तो दैट मीन्स ये जो भी यूनिट्स थी ये सब मेरी चली गई ऊपर, ठीक है, ये जो भी मेरी यूनिट्स थी ये मेरी ऊपर। तो अब आते हैं इसके ऊपर बात। तो सिक्योरिटी लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूडिंग लिस्टेड यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट and units of equity oriented fund or UTI and zero coupon bond. Basically my asset category A only, अगर मेजर देखें तो उसका शॉर्ट टर्म तो उन्होंने सेम रखा कि लेस देन और अप टू 12 मंथ्स इज माय शॉर्ट टर्म एंड अबव उसके ऊपर 12 मंथ्स के ऊपर लॉन्ग टर्म। बट बाकी जो भी मेरा असेट है, चाहे वो मेरा ज्वेलरी हो चाहे कुछ भी हो, वो मेरा अदर कैपिटल असेट्स में आता है। चाहे मेरे अनलिस्टेड शेयर्स हो, चाहे मेरी ज्वेलरी हो, चाहे मेरा लैंड और बिल्डिंग हो, कुछ भी अदर कैपिटल असेट आता है। और उनके लिए जो भी 36 मंथ्स लिखा था ना, उसको हटा के उन्होंने 24 मंथ्स कर दिया। 24 मंथ्स इज द लिमिट नाउ फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन other than these listed shares and exit. Okay, so now that means for the 24 months, if I'm holding these say land and building or maybe the jewelry or maybe the unlisted shares for less than or up to 24 months, then it is my short term capital gain. And if it is above 24 months, then in that case it is my long term capital. आई होप इट इज़ क्लियर। अब बात करते हैं टैक्सेशन के बारे में। एंड अगेन टैक्सेशन रेट में काफ़ी डिफरेंस। सो अगेन बिफोर 23 जुलाई 2024 क्या सिनेरियो था, लेट्स सी। एंड आफ्टर 23 जुलाई 2024 क्या सिनेरियो है, लेट्स सी। सो फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दीज आर द असेट्स, जो मेरी असेट कैटेगरी थी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा सेक्शन 11A है, तो उसके हिसाब से मेरा टैक्स रेट है 15%। and if it is more than if it is long term capital gain तो section 112A, तो मेरा उस पर टैक्स रेट लगता था 10% अबव 1 लाख। तो ये 23 जुलाई से पहले का ट्रीटमेंट करना है। तो अगर आप कोई ऐसे एसएससी हैं जिसने शेयर्स वगैरह बेचे हैं 23 जुलाई 2024 से, तो जब आप अपना ब्रोकर का भी देखोगे ना और ब्रोकर की स्टेटमेंट देखोगे या कुछ भी देखोगे, तो आई एम श्योर उसने वो चीज़ वो वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगा, उसका टैक्स रेट भी वो वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेगा। अलॉन्ग विद डैट आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो आपका इनकम टैक्स फॉर्म आपके पास हमारे पास जब भी वो इशू होगा, गवर्नमेंट उसकी यूटिलिटी निकालेगी, तो उसमें भी 23 जुलाई 2024 डेफिनेटली वो इनकम टैक्स फॉर्म वो चीज़ एक कट ऑफ डेट वो वहाँ पे डालेंगे, सो डेट वी एस एस कैन मैंशन दिस दीज चेंजेस कि 23 जुलाई से पहले क्या सेल हुआ, 23 जुलाई के बाद क्या सेल हुआ, बिकॉज वी हैव टू मैंशन द सेम इन टू द आइडिया एज वेल, बिकॉज द टैक्स रेट्स आर चेंज, टैक्स रेट्स चेंज हो चुके हैं, इसलिए हमें मैंशन तो करना ही पड़ेगा। नाउ अगर हम बात करते हैं अनलिस्टेड शेयर्स एंड लैंड और बिल्डिंग और बोथ के बारे में, तो अगर मेरा शॉर्ट टर्म हुआ तो स्लैब रेट है, और अगर लॉन्ग टर्म था तो 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट, और बाकी में भी स्लैब रेट और 20%। नाउ अब बात करते हैं करंट सिनेरियो में। दिस इज माय करंट सिनेरियो, दिस इज ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2020। अब जो कैटेगरी ए थी ना, उसमें यूनिट्स भी इंक्लूड कर दीजिए बिजनेस ट्रस्ट वाले, तो उनको तो बोल दिया गया 20% इफ हेल्ड फॉर मतलब 20% शॉर्ट टर्म। तो मतलब जो मेरा 15% का शॉर्ट टर्म था वो चेंज होकर उन्होंने 20% कर दिया। अब मुझे जिस पे मैं पहले 15% का टैक्स देती थी ना, अभी वो मुझे 20% पे देना पड़ेगा, और जिस पे मैं 10% का टैक्स देती थी अब वो जाके मुझे 12.5%। तो यहाँ पे तो उन्होंने टैक्स बढ़ाया है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो अगर मेरा स्लैब रेट चेंज हुआ है, स्लैब रेट में कम कर दिया, तो यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट टर्म में बढ़ा दिया और लॉन्ग टर्म में बढ़ा दिया, थोड़ा सा ही बढ़ाया है लेकिन बढ़ा तो है, राइट। अब उस केस में अगेन यहाँ पे अबव 1 लाख होता था, यहाँ पे अबव 1,25,000, तो यहाँ पे थोड़ी सी लिमिट भी बढ़ा दी 25,000। नाउ अगर मैं बात करूँ अदर कैपिटल असेट्स के बारे में, जिसमें अनलिस्टेड शेयर्स, ज्वेलरी एक्सेट्रा ये सब आ जाता है, तो स्लैब रेट अगर शॉर्ट टर्म हो रहा है तो स्लैब रेट पे ही ले लीजिए, और बाकी लॉन्ग टर्म वगैरह है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे लेना पड़ेगा। बट इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक आई वुड से हार्डशिप थी उन लोगों के लिए जिन्होंने लैंड और बिल्डिंग से समवे बैक इन 1990s और मे बी 1980s या 2000 में खरीदी थी, बिकॉज तब तो ऑब्वियसली घर के प्राइसेस कम थे, हाउसेस के प्राइसेस कम थे, एंड देन इवेंचुअली आप बोल रहे हो कि जितना कॉस्ट था उसी को माइनस करके यू हैव टू पे द टैक्सेस, दैट टू एट द रेट ऑफ 12.5%, विच इज़ क्वाइट बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो दैट इज़ अ रीज़न उन्होंने जब एक्ट को पास करा, दे हैव सेड कि भाई देखो, फॉर द पर्पज ऑफ लैंड और बिल्डिंग ओनली, अगर कोई आपने लैंड और बिल्डिंग 23 जुलाई 2024 से पहले परचेज करी है ना, तो एक काम करो 12.5% विदाउट इंडेक्स और 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस,
इसको देख के कर लो, बट दिस इज ओनली फॉर दोज लैंड और बिल्डिंग विच इज एक्वायर्ड बिफोर 23 जुलाई 2020। उसके बाद करिए तब तो यही वाला लगेगा, उसके बाद करी है तब तो यही वाला लगेगा। बट अगर एक्वायर्ड बिफोर है तो इन दैट केस 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस, जो भी कम है आप वो वाला। सो आई होप this is something which is quite useful video for all of you. And if you still have any queries, then please reach out to me at my email id, which is kmithil.shivangi@gmail.com. I hope you like this video. I will try my best to make another video with so many examples, like capital gain का एक अलग से बना सकते हैं, fusion option का अलग से बना। So please, if you really like this video, then please do like this and share friends or maybe so or anyone who would जिसको बेनिफिट होगा इस वीडियो से। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, लेट मी नो। Till then, bye and thank you everyone, bye, take care।